हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी तैयारी अपनी बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी का रिश्तेदार तक परिवार पर। तो कैसे हैं आप सभी? तो एक बार फिर से सभी की स्वागत है हमारे परिवार पर। अब तैयारी होगी जीत की। तो जल्दी से सुबह के बज चुके हैं 10। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप और कैसा है आपका स्वास्थ्य? जल्दी से सभी बता दीजिएगा और जुड़ जाइएगा सुबह के 10 बजने वाले सेशन के साथ। आशा है कि सभी अच्छे भी होंगे और सभी अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि सुबह के 10 बजे हम यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो हमारा री एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम घटना चक्र की सीरीज हमने आप सभी के लिए चलाई हुई है। जो हम ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए करते हैं। आज जो हमारा सेट होगा वो हिंदी का होगा और ये 40 नंबर का सेट पेपर होगा। हमने जीके जीएस का 40 नंबर का सेट पेपर आपको कल करा दिया। अगर आप सभी ने नहीं किया है तो जा करके आप कल उसको भी कर सकते हैं। आपको पता होगा ये परीक्षा तिथि जो है ये 26/10/2018 को प्रथम पाली में ये एग्जाम हुआ था। तो उसी में जो हिंदी का वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते आज हम उन्हीं को आपके सामने रखने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत उत्सुक होंगे और अपने टेस्ट पेपर के लिए बहुत ही तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी एक बार सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक सुबह 10 बजे आपको आ जाना है अपने परिवार के साथ और फिर करना है आपको अपनी पेपर की तैयारी। तो चलिए आप सभी को मैं लेकर चलती हूँ आपके सेशन पर। उस सेशन पर चलने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा सेशन, हमारा कंटेंट और हमारे परिवार के साथ जुड़कर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और बने रहना हमारे यूट्यूब परिवार के साथ, जेड तक परिवार के साथ। और आपसे एक बात और बोलनी थी कि हम डेली मतलब क्लासेस दे रहे हैं आपको, लेकिन आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ना तो आप सब्सक्राइब करते हैं, ना ही आप क्या है सेशन को शेयर करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे क्लास को बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली क्लास मिले तो प्लीज़ अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चलिए बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ। तो अगला एक पहले स्लाइड में आपको सामान्य अध्ययन दिख रहा होगा और क्वेश्चन नंबर जहाँ पर शुरू है वो 114 से यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हैं और आपको 114 से लेकर 150 तक ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर 36 से 38 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी का क्वेश्चन अच्छे से करेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए भी चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के सामने है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। जो अंक आपको शब्द दिया है उसके अनेकार्थी जो शब्दों का समूह है उसका चयन करना है। ऑप्शन है अंक, गोद, हिस्सा, गोद, अंक, अध्याय, अंक, भाग, टुकड़ा या अध्याय, समय, अवस्था। तो अंक के अनेकार्थी शब्दों का समूह कौन सा होगा? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 114 का सभी कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताएंगे कि आप सबका सही जवाब क्या है। आप क्या करेंगे? 114 से लेकर 150 तक गिनती लिख लेंगे। फिर ए, वी, सी और डी एक चार ऑप्शन बना लेंगे। जो भी सही हो उस पे आपको सही का निशान लगाना है और जो आपका गलत हो उसके ऊपर आपको गलत का निशान लगा देना है। बाद में आपको क्या अपना रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपने गलत किए। तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 114 का सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर के बी, क्योंकि गोद, अंक और अध्याय क्या है? अंक के निकाल शब्द है। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे पहले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और मुझे आशा है कि सभी का 100% ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, यानी कि आप सभी का खाता खुल चुका है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि जब किसी से अपराध हो जाता है उसके बाद जो उसको पश्चाताप होता है या उसको गिलानी होती है उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? लज्जा हो जाएगा, निंदा हो जाएगा, आत्मगिलानी हो जाएगा, पश्चाताप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी एक बार फिर से उत्तर करेंगे कि आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे कि अपराध के होने के बाद जो एक गिलानी होती है खुद में, तो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? लज्जा होगा, निंदा होगा, आत्मग्लानि होगा कि पश्चाताप होगा? जल्दी से बताएंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी बन जाएगा। आत्मग्लानि जो होती है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अपराध करने के बाद खुद में जो आपको ग्लानि महसूस होती है, गिल्टी फील होता है, उसको बोलेंगे हम आत्मग्लानि। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। जब आपको कोई भी गलत काम करने के बाद पश्चाताप होता है तो आपको पता होगा उसके लिए भी क्या है, आपको आत्मग्लानि ही इसको सही करेंगे। पश्चाताप भी आपको होता है, लेकिन जो हमारा सही शब्द बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। अगर आत्मग्लानि शब्द नहीं होता तो हमारा डी ऑप्शन सही होता। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सही जवाब। मुझे आशा है कि सभी बच्चों का यह क्वेश्चन सही होगा।
कुछ बच्चे क्या है पश्चाताप के साथ भी गए होंगे, लेकिन उनका जवाब गलत है। जब हमको सही में से भी सही जवाब मिलता है तो आपको सही में से सही चुनना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर चीर और चीर के दो आपको अर्थ दिए गए, इनके दो समानार्थी शब्द हैं, उनको आपको अर्थ में सही विकल्प को चुनना है कि इन दोनों का जो समानार्थी शब्द आपको बोलने में थोड़ा लिखने में इनका अंतर है, लेकिन इनका सही अर्थ क्या हो जाएगा वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लंबा या प्राचीन, वस्त्र या पुराना, पेड़ या पुराना या वस्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप बताएंगे जो सम सुन्नार्थक भिन्नार्थक शब्द हैं, ये आपको सुनने में तो समान लगेंगे लेकिन इनके अर्थ विभिन्न विभिन्न होते हैं। तो इनका सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 116 के 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का आप सही जवाब करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर आपको एक का भी पता होगा तभी भी आप अपने सटीक उत्तर पर पहुंच सकते हैं। तो आप बताएंगे जो चीर होता है, वो चीर आपको पता होगा वस्त्र का समानार्थी शब्द होता है। तो देख लीजिएगा दूसरे नंबर पर वस्त्र कहाँ पर आ रहा है, तो दूसरे नंबर पर जो वस्त्र आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो पहले चीर का मतलब हो जाएगा पुराना, और आपको पता चलेगा जो चीर हो जाएगा उसका मतलब वस्त्र हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 16 का भी सभी बच्चों का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने आ गया है कि सम उपसर्ग से बना शब्द क्या है, यानी कि आपको जो सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है वही आपको बताना है। संयोग हो जाएगा, सुकर्म हो जाएगा, संभव हो जाएगा, क्या स्वयं हो जाएगा। तो सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर करके बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो आपका जो सही जवाब बनेगा सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है वो हो जाएगा संयोग। ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। ये बनेगा आपके सम प्लस योग से। और आपको पता होगा जो पंचम अक्षर होते हैं अगर वो आधे होते हैं तो वो आपको पता होगा अपने ही वर्ग के जो पंचम अक्षर होता है वो उसमें बदल जाता है कि ये रे जो मैं होता है, मैं के बाद आपको न आता हुआ मिलेगा। तैथकती थैथम दैदवाद मैं मछली। तो ये जो हो जाएगा ना ये मैं में बदल जाएगा, तो इसको आप क्या लिख देंगे संयोग। आप उसको संयोग पढ़ते हैं, तो ये जो मैं है ये न की मात्रा में बदल जाएगा, इसको आप बिंदु के मात्रा में लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर की हमारा सही जवाब बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर के हमारा सही जवाब हो जाएगा। आती है बात सुकर्म की, तो इसमें आपको सु उपसर्ग मिलेगा, सु प्लस कर्म मिल जाएगा, यहाँ सम प्लस भव मिल जाएगा। और सम का तो खुद में ही सम का मतलब खुद होता है, इसमें कोई प्रत्यय उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर का ही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चारों ऑप्शन मैंने आप सभी के सामने बता दिए हैं, क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 118 है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 118 है कि रंगीला शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो रंगीला शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गीला प्रत्यय का हुआ है, ईला प्रत्यय का हुआ है, ला प्रत्यय का हुआ है, ये ईला प्रत्यय का हुआ है। तो जो रंगीला आपके सामने शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है कौन सा प्रत्यय हुआ है। सबसे पहले इस उपसर्ग प्रत्यय की पहचान करने के लिए मैंने कहा था कि अगर आप मूल शब्द निकाल लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से प्रत्यय और उपसर्ग को पहचान सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रंगीला में जो मूल शब्द है वो हो जाएगा रंग। रंग इसमें मूल शब्द है, और आप बताएंगे इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे इसमें ईला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वो कैसे? देखिए, अगर मैं गै पे बड़े की मात्रा लगा दूं तो इस प्रकार से लग जाएगी, उल्या इसमें अंत में जुड़ जाएगा, तो बन गया ना रंगीला। तो इसलिए कहते हैं कि आपको मूल शब्द की पहचान होनी चाहिए। अगर आप मूल शब्द की पहचान कर सकते हैं तो आप उपसर्ग और प्रत्यय पर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन का जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर के डी, ईला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो हमारा राइट जवाब होगा। और आशा है कि आप सभी का भी सही जवाब होगा। अगर मैं आपसे पूछूं जो ईला प्रत्यय है, जो रंगीला आपको सामने शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द है, तो आप बताएंगे यह गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में भी आएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या है आपको अपना उत्तर पर भी चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 119 सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप सभी को क्या है इसका उत्तर भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जवाब देंगे कि सूर्य उदय में कौन सी संधि है। ये जो सूर्य उदय आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको संधि की पहचान करनी है। गुण संधि होगी, यण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, या दीर्घ संधि होगी।
तो क्वेश्चन नंबर 119 का सभी कमेंट बॉक्स में सही उत्तर करके बताएंगे। एक क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य उदय में कौन सी संधि है, और एक क्वेश्चन मैं आपसे अपनी तरफ से पूछ रही हूँ कि सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या होगा। ये भी आप मुझे जवाब करके बताएंगे कि सूर्य उदय में कौन सी संधि है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 119 का सभी का सही जवाब होना चाहिए। तो आप बताएंगे जो सूर्य उदय में संधि हो जाएगी वो हो जाएगी गुण संधि, ऑप्शन नंबर के ए, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आप बताएंगे गुण संधि की पहचान क्या होती है। गुण संधि की जो पहचान होती है, इस पे आपको क्या ओ की मात्रा मिलेगी, तो ये गुण संधि की पहचान होती है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर के सही जवाब आपको पता होगा सूर्य प्लस उदय। जब आपको यहाँ पर ए प्लस उ आते हैं तो आपको पता होगा ये ओ में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? ओ में बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा सूर्य उदय। तो ऑप्शन नंबर के ए सही जवाब होगा, और उसका संधि विच्छेद जब बनेगा वो सूर्य प्लस उदय बन जाएगा। तो ये भी आपको आना चाहिए। और किस प्रकार से यहाँ पर ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो गए ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर के आपका सही जवाब हो जाएगा। यह संधि की पहचान क्या होती है? यह, रे और ले बै से पहले क्या आपको आधा स्वर मिलेगा, आधा या व्यंजन मिलेगा, उससे आप क्या है पहचान कर सकते हैं ऋण संधि की। गद्य संधि में आपको पता होगा कि दो मात्राएं आती हैं, और धीर संधि में क्या होता है अपने समान जो स्वर आते हैं वो अपने दीर्घ में बदल जाते हैं। तो इन सब की संधियों की पहचान है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी पहचान भी होगी तब भी आप अपने सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 120 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको 4 वाक्य दिए हैं, उसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। ऑप्शन है उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, या उसे शिमला जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 120 आप सभी के सामने है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा वही आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आपने अपनी नोटबुक में साइन भी लगा लिया होगा। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि सही जवाब आपने क्या बताया है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसे शिमला जाना है, यही आपका सटीक उत्तर है। उससे शिमला जाना है गलत हो जाएगा, उसने शिमला जाना है ये भी गलत हो जाएगा, और आप बताएंगे उसका शिमला जाना है ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ए, बी और सी तीनों के वाक्य हमारे गलत हो जाएंगे। जो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारा क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ेंगे। अगले स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है। आपको सब सज्जन शब्द में समास पहचानना है। जो सज्जन शब्द है उसमें कौन सा समास है वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कि द्विगु समास है। तो सज्जन शब्द में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सज्जन शब्द में आपको कौन सी संधि है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए अगर मैं सज्जन शब्द लिखूं तो आप इसको लिखेंगे सत्य प्लस जन। इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा सत्य प्लस जन। अगर आप इस प्रकार से इसको लिख लेंगे तो आप अपने सटीक उत्तर पर पहुंच सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। देखिए सत्य का मतलब हो जाएगा सज्जन, यानी कि सच्चा व्यक्ति। सत्य भी कह देंगे, सत्य का मतलब सत्य या सच्चा। और जन का मतलब हो जाएगा मतलब लोग, ऐसे लोग जो सज्जन होते हैं आप उसको सच्चा लोग या सज्जन लोग भी कह देंगे। मतलब कि जो जन है, जन की विशेषता कौन बता रहा है ये आप बताएंगे। ये आपको सत्य प्रत्यय या सत्य जो उपसर्ग जोड़ रहा है ये क्या है, जन की विशेषता बता रहा है। आपको पता होगा ऐसे शब्द जहाँ पर विशेष से विशेषण दोनों आते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो आप बताएंगे वहां पर दीदी कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या आप कर्मधारय समास के जितने भी उदाहरण होते हैं आप उनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि सज्जन में जो कर्मधारय समास बन जाएगा ऑप्शन नंबर के सही जवाब है। इसको अगर आपका संधि विच्छेद पूछेगा तो सत्य प्लस जन बता दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें संधि कौन सी होगी तो आप बताएंगे इसमें व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन नंबर के ए, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन पूछे गए थे एक, लेकिन मैंने इसके माध्यम से आपको 3 से 4 फैक्ट बताए हैं। जिस भी फैक्ट से आपके सामने क्वेश्चन पूछे उसी फैक्ट के थ्रू आप अपना आंसर दे दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि बादशाह के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 3 होते हैं। तो बादशाह के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 7 या 3? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि बादशाह के कितने भेद होते हैं। आप सभी इसका सही जवाब करके बताएंगे, क्योंकि जितने बच्चे मुझसे पिछले सेशन के साथ जुड़े होंगे काफी समय से मेरे साथ जुड़े हैं तो उनका तो ये सवाल 100% सही आना चाहिए। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा,
सी होगा कि डी होगा? तो देखिए जो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। आशा है कि आप सभी का भी ये जवाब सही हुआ होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले कि वाच्य कौन कौन से होंगे, तो आप बताएंगे। एक तो हो जाएगा आपका कर्म वाच्य, एक हो जाएगा आपका कर्तरी वाच्य, और एक हो जाएगा आपका कौन सा? भाव वाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहां पर कर्म वाच्य होता है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर कर्तरी वाच्य होता है, और जहाँ पर भाव प्रधान होता है वहां पर भाव वाच्य होता है। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो आपको भेद के साथ साथ उनके नाम भी पता होने चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि वह दिन भर पढ़ता रहा, रेखांकित शब्द में अव्यय का भेद बताइए। जो आपको दिन भर शब्द है इसके नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही होगी, तो इसी शब्द में आपको बताना है कि अव्यय का कौन सा भेद है। परिणामवाची विशेषण है, अव्यय है, या निपात अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या प्रश्नवाचक अव्यय है। तो वह दिन भर पढ़ता रहा, दिन भर के नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही है, इसी में आपको बताना है कि अव्यय का कौन सा भेद है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। जल्दी से अपने सटीक उत्तर पर पहुंचेंगे कि आपके सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। तो आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कि आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे जो दिन भर है उसमें आपका क्या बनेगा? निपात ये बन जाएंगे, अव्यय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं जो निपात होते हैं ये किसी शब्द में किसी की शब्द को स्पेशलिटी के बताने के लिए यूज होते हैं। देखिए अगर मैं लिखूं वह दिन में पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा, अगर मैं वाक्य लिख दूं वह पढ़ता रहा, तो ये नॉर्मल वाक्य हो गया। लेकिन अगर किसी को स्पेशलिटी प्रदान कर देने करने के लिए, यानी कि किसी वाक्य में प्रबलता प्रदान प्रदान करने के लिए हम निपात का यूज करते हैं। जैसे कि वाक्य हो गया वह दिन भर पढ़ता रहा, मतलब कि वाक्य को कितना मतलब एकदम भाव से भर दिया गया है, कितना इसमें मतलब ओज प्रदान कर दिया गया। वह दिन भर पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा कि नॉर्मल वाक्य हो जाएगा। किसी वाक्य को स्पेशलिटी प्रदान करने के लिए आप क्या निपात का यूज करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा वो निपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब बन जाएगा। देखिए हिंदी में निपात के रूप में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख अव्यय जैसे कि तो, तक, भर, भला, ही, इनमें इनमें तो ही और भी तक दो वाक्यों का अंत संबंध प्रकट करने के लिए करते हैं। भला और किसी वाक्य में कुछ अर्थ को कुछ विशिष्ट बना देते हैं। यानी कि कई प्रकार के निपात होते हैं, लेकिन दिन भर में जो आपको अव्यय का भेद मिलेगा वो आपको निपात मिलेगा। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और निपात का यूज हम वाक्य में क्यों करते हैं वो भी मैंने आपके सामने बता दिया है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले स्लाइड पर आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। आपको दिया है एक आपको चिन्ह बनाकर दिया है कि कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो आपको ये इस प्रकार का चिन्ह दिया है, इस चिन्ह को किस नाम से पुकारते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह बोलेंगे, अल्प विराम बोलेंगे, पूर्ण विराम बोलेंगे, कि विस्मयबोधक चिन्ह बोलेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब करके बताएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पहले भी एग्जाम में देखने को मिला था, और आगे जो री एग्जाम होगा उसमें भी आपको यह क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिलेगा। तो कोष्टक में जो आपका विराम चिन्ह दिया है उसको आप किस नाम से बुलाएंगे, जल्दी से मुझे आप इसका कमेंट बॉक्स में सही उत्तर करके बताएंगे। तो आप सभी का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। जैसे कि आपने लिखा होगा हो, अगर आप हो लिखेंगे तो कुछ प्रकार से ऐसे लिखते हैं, या आप लिखेंगे आहा, या लिखेंगे हाय। जब भी मैं आप लिखते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं विस्मय बोधक चिन्ह का उपयोग हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, ये आपको पता होगा। अल्प विराम आपने कुछ इस प्रकार का देखा होगा, और जो पूर्ण विराम होता है वो आपने इस प्रकार का देखा होगा। तो आपको चारे चिन्ह मैंने आपको बताकर बता दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो हमसे जवाब पूछा था उसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट स्लाइड आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप सभी को उसका उत्तर भी देना है कि बाल की खान निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, गुण दोष को परख करना, या बहुत मीन मेख निकालना, क्या मुश्किल काम करना। तो बाल की खान निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है।
बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, गुण दोष को परखना, बहुत मीन मेख निकालना या मुश्किल काम करना। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या बनेगा। तो आप बताएंगे कि बाल की खाल निकालने का मतलब होता है कि बहुत मीन मेख निकालना। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब होगा और बहुत सारे बच्चों का सही जवाब भी आया होगा। बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, मुहावरे का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा अतिशयोक्ति करना। अतिशयोक्ति यानी कि बंदर की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल के गए निशाचर भाग। तो मतलब कि लंका जली भी नहीं, और सॉरी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग भी गए, और रावण की पूंछ वो सॉरी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई। तो ये ऐसे जो वाक्य होते हैं इनमें आपको क्या है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, यानी कि उसमें अतिशयोक्ति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर का जो आपको दिया गया है बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये आपको अतिशयोक्ति मिल जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। गुण दोष को परखना यानी कि छिंदरान बेसी, ऐसे जुमले की अगर आपसे पूछे कि छिंदरान बेसी के लिए आप एक क्या कहेंगे, जो किसी गुण दोष को परखता हो आप उसको छिंदरान बेसी भी कहते हैं। तो लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। मैंने कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर किए, उन फैक्ट्स अगर क्वेश्चन बने तो आप अपने सटीक उत्तर पर पहुंच जाइएगा बहुत ही इजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ेंगे कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखिए मुहावरे का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है, लेकिन जो लोकोक्ति होती है वह अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, साथ में ही अपना अर्थ लेकर के चलती है। अगर आपने ये समझ लिया कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो आप अपने सटीक उत्तर पर पहुंच सकते हैं। थोड़े दिन का सुख, चांद की चांदनी, चांद न दिखाई देना, 4 दिन का चांद दिखाई देना, या सुख ही सुख होना। तो आप बताएंगे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 का सभी सही जवाब करेंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। तो आप बताएंगे थोड़े दिन का सुख होना, उसको 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कहते हैं। ऑप्शन नंबर के ए ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। इसलिए जब आपको अधिक खुशी हो तो ज्यादा खुश नहीं होना, और जब दुख हो तो ज्यादा दुख नहीं होना, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। आशा है कि सभी का सवाल अभी तक सही हो रहे होंगे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे कि साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, कि साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। तो साहित्य में जो रस का अर्थ होता है वो क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का आप कमेंट बॉक्स में सही उत्तर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 127 का जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, कि साहित्य से मिलने वाली जो आनंद की अनुभूति होती है उसको साहित्य के अर्थ रस का अर्थ कहेंगे। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है। तो काफी सारे बच्चे ने इसमें मतलब अलग थलग क्वेश्चन पर भी पहुंचे होंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा वो डी हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। जो दोहा आपको मिलेगा उसमें कितने चरण होते हैं वो आपको बताना है। 2 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, क्या 4 चरण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सही जवाब क्या बनेगा। और मैंने आपको कई बार दोहा के बारे में बताया कि कौन से चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, या अर्ध सम्मातिक छंद भी होता है। जल्दी से बता दीजिएगा कि इसमें चरण के कितने चरण होते हैं। तो आप बताएंगे इसमें 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्रा होती है, तो आप बताएंगे पहले चरण और तीसरे चरण में इसमें 13-13 मात्रा मिलेंगी, और दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11-11 मात्रा मिलेंगी। कुल मिलाकर किसके प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं होती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, 4 चरण में पाए जाते हैं। तो कभी कभी आपसे भी पूछ लेता है कि कौन से चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये भी आप अपना सही जवाब बताते हुए चलेंगे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 129, कि भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, यानी कि भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं। रस कहते हैं, अलंकार कहते हैं, गुण कहते हैं, कि छंद कहते हैं। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 129 का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं आपके जवाब का कर रही हूँ इंतजार, तो जल्दी से आप सही जवाब पर पहुंचेंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जो भाषा शब्द होती है उसमें शब्द और अर्थ में जो दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है, यानी कि वहां पर आनंद होता है, तो वो
कौन सी किस प्रकार से होता है? रस के कारण होगा, अलंकार के कारण होगा, गुण के कारण होगा कि छंद के कारण होगा? तो क्वेश्चन नंबर 129 का सभी का सही जवाब आना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 129 का हमारा सही जवाब क्या बनेगा? तो आप बताएंगे जो अलंकार होते हैं ये शब्द भाषा शब्द में क्या है, या तो शब्द शब्द से या अर्थ से क्या है, उसमें सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर के डी बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अलंकार को आप बोलते हैं श्रृंगार, यानी कि ये क्या है, किसी शब्द का या किसी वाक्य का श्रृंगार कर देते हैं, चाहे तो शब्द के कारण करे क्या अर्थ के कारण करे। आपको पता होगा जो अलंकार होते हैं वैसे तो वे 3 प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, एक उभयालंकार होता है। आप बताएंगे जो शब्द की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले को आप शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थ की दृष्टि से उत्पन्न करने वाले रस को आप अर्थालंकार भी कह देते हैं। अर्थ दोनों पर मिश्रित रहकर सौंदर्य उत्पन्न करता है तो आप वहां पर उसको उभयालंकार भी कहेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर है आप सभी के सामने कि यह रे लैब है किस प्रकार के व्यंजन है? उसमें व्यंजन है, अंतस व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, क्या अयोग बहा है? तो आप बताएंगे जो आपके सामने 4 व्यंजन लिखे हैं वो कौन सी व्यंजन की कैटेगरी में आएंगे? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, जल्दी से इसका सही जवाब करेंगे कि यह रे लैब है किस प्रकार के व्यंजन है? उसमें व्यंजन है, अंतस व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, या अयोग बहा है? तो आप बताएंगे जो यह रे लैब है ये अंतस व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। जो अयोग भाव होते हैं वो आपको पता होगा ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अंक और अण, ये इस प्रकार के अयोग भाव हो जाएंगे। उसमें व्यंजन जो होते हैं ये आपको पता होगा, ये आपका से और से और है क्या होते हैं, ये आपके स्पर्श इसमें व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं आपको पता होगा, ये जो आपके 5 वर्गों के जो जितने भी 25 जो व्यंजन होते हैं वो आपको स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। तो चारों प्रकार के मैंने आप सभी के सामने बता दिए व्यंजन कौन कौन से प्रकार के हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है। आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यानी कि आपको 4 शब्द दिए गए हैं, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इनका वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिएगा। अगर क्रिया वहां पर स्त्रीलिंग की होगी तो वहां पर स्त्रीलिंग शब्द बनेगा, अगर वहां पर क्रिया पुल्लिंग के अनुसार चलेगी तो वहां पर पुल्लिंग शब्द बनेगा। कृपा, मित्र, कार्य और त्योहार। जल्दी से बताएंगे स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कृपा की जाती है, मित्र होता है, कार्य किया जाता है और त्योहार मनाया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा? तो कृपा की जाती है, तो कृपा के साथ जो क्रिया आ रही है वो स्त्रीलिंग प्रकार की आ रही है। तो आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए, ये हमारा सही जवाब है। मित्र होता है मतलब होती नहीं है, होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। कार्य किया जाता है, तो किया जाता है मतलब पुल्लिंग हो जाएगा। अगर आपसे पूछे त्योहार मनाया जाता है ना कि मनाई जाती है, यहाँ पर भी क्या है ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो 3 आपको पुल्लिंग शब्द है, कृपा शब्द जो दिया है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से आप क्या है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने है कि वचन किसका बोध कराता है? जो वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ये किसके बोध कराते हैं? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, या प्राणी या वस्तु के लिंग का। जो वचन होते हैं वो किस प्रकार का बोध कराते हैं ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन लीक कर दिया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि कितने बच्चों ने इसको सही से सुना था जो आप अपने सटीक उत्तर पर पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब बनेगा ये प्राणी या किसी वस्तु के एक या अनेक होने की प्रधानता को बताते हैं। ऑप्शन नंबर के ए ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर एक वचन होगा तो वहां पर एक वचन बनेगा, और क्रिया बहुवचन की होगी तो वहां पर क्या है बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कारक क्या होगा? उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में आपको कारक पहचानना है। कारक कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता होगा कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएं कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होगा। जल्दी से बताएंगे कि इसमें क्या सही जवाब होगा? उसने टेढ़ी चाल चली तो क्या जवाब होगा? तो आप बताएंगे कर्म कारक होगा, संबंध कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, या कर्ता कारक होगा। उसने टेढ़ी चाल चली, कर्ता ने कर्म को, तो जो हमारा आ रहा है कर्ता के साथ जो है ने आपको कारक चिन्ह मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कर्ता कारक है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाती है तब न्य का प्रयोग होता है, तो अन्यथा नहीं। यानी कि जब वहां पर क्या होती है जो अकर्मक क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया का रूप ले लेती है, तो वहां पर जो है न्य का प्रयोग किया जाता है, और जो न्य होता है वो कर्तरी
कारक में आ जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यानी कि आपके सामने जो 4 वाक्य दिए हैं उसमें आपको सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा क्या है, बहनें हैं। तो उसमें बताना है कि सर्वनाम का उपयोग कहाँ पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 का सभी कमेंट बॉक्स में सही उत्तर करेंगे कि आपके सही सवाल का जवाब क्या होगा। और जल्दी से बताएंगे कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, यानी कि सर्वनाम का उपयोग कहाँ पर हुआ है, तो मैं दिल्ली जाऊंगा, तो जो मैं होगा ये सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। तो ये आप सभी का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीमा और रीमा बहनें हैं, तो जिसमें और है ये किस प्रकार का है। अगर मैं पूछूं ये किस प्रकार का वाक्य है, तो आप बताएंगे यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि और जो होता है ये जोड़ने के लिए यूज होता है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि वाक्य संरचना कि किस प्रकार का वाक्य है। अगला क्वेश्चन नंबर से 35 है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। जो आपको पता होगा विशेषण शब्द होते हैं वो किस शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की बताते हैं, कारक की बताते हैं, क्रिया की बताते हैं कि वचन की बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर से 35 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि जो विशेषण होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं। ए की ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो आप सभी का तो सही जवाब आ रहा है। आप बताएंगे विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर संज्ञा की जगह सर्वनाम होता है तो भी हमारा सटीक उत्तर हो जाता है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं आप उसको प्रविशेषण भी बोलते हैं। ये भी आप सही जवाब देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आप सभी का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर के होगा, और आशा है कि आप सभी का जवाब भी सही हुआ होगा। बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं। जो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 2 होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर करके बताएंगे। मैंने आपको बताया था जो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, एक तो आपको अकर्मक क्रिया मिल जाएगी और एक आपको वहां पर क्या है सकर्मक क्रिया भी मिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। जहां पर आपको अकर्मक क्रिया की प्रधानता मिलेगी वहां पर अकर्मक क्रिया होगी, जहां पर सकर्मक क्रिया की प्रधानता मिलेगी वहां पर आपको सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कहने का मतलब है कि जिस क्रिया में कार्यकर्ता का फल जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है वहां पर क्या है अकर्मक क्रिया होगी, और जिस क्रिया में कार्य का फल कर्म पर पड़ेगा वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। तो इस प्रकार से अकर्मक और सकर्मक की परिभाषा भी मैंने आप सभी को बता दी है। किस प्रकार से आप सकर्मक और अकर्मक को पहचान करेंगे तो वो भी आपको पता चल गया। लेकिन कितने प्रकार के कर्म के आधार पर क्रिया होती है, तो आप बताएंगे 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि व्याकरण में काल का अर्थ क्या है। जो हमारी व्याकरण है उसमें जो काल होता है उसका अर्थ क्या होता है, अंत होता है, समय होता है, पीड़ा होती है कि मृत्यु होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा कि व्याकरण में जो काल शब्द का हम यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सभी का सही जवाब आना चाहिए। तो आप बताएंगे काल शब्द का मतलब होता है समय। ऑप्शन नंबर के बी जिसको आप टाइम भी बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। काल को आप किससे डिनोट करेंगे, बी से करेंगे, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। व्याकरण में काल का जो अर्थ होता है वो समय होता है कि जिसे किसी कार्य व्यापार के संचालन का समय और उसकी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं तो अपने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं तो आप 6 बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं भूतकाल के कितने भेद होते हैं तो देखिए भूतकाल के भेद आपको वर्तमान काल के भेद 5 मिलेंगे, भूतकाल के 6 मिलेंगे और भविष्य के आपको 3 मिलेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस काल के कौन कौन कितने भेद होते हैं। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर उस फॉर्म में भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। यानी कि ताले की जो आपको रेखांकित
में सब पंक्ति खींची गई है, तो इसमें कारक पहचानना है कि यह ताले की चाबी है। संप्रदान कारक होगा, अपादान कारक होगा, या करण कारक होगा, या कर्ता कारक होगा। देखिए, आपको शब्दों की बहुत ही डीप में जाकर इसका आंसर मिलेगा। ये नहीं है कि आपको सीधा वाक्य पढ़ लेना है और क्वेश्चन का आंसर लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे हमारा सही उत्तर बनेगा, वो बनेगा संप्रदान कारक। कैसे? यह ताले की नहीं, यह ताले के लिए चाबी है। तो चाबी किसके लिए है? वो चाबी किसके लिए? ताले के लिए चाबी है। तो इसमें क्या है, के जो है कारक चिन्ह छिपा हुआ है, और के लिए जो आता है वो संप्रदान के लिए आता है। तो ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब हो जाएगा। अगर आप का की पे जाने तो आपको संबंध कारक मिलना चाहिए था, लेकिन संबंध कारक तो यहाँ पे है नहीं। तो जो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के। तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें संबंध कारक ढूंढ रहे होंगे जिनको मिला ही नहीं होगा। इसमें आप वाक्य बनाएंगे कि यह ताले की, ताले के लिए चाबी है। तो ऑप्शन नंबर के सही जवाब बन जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 139 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भवदीय, दिव्या, साध्वी के संचालक। तो पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। भवदिया, अगर भवदीय होता तो पुल्लिंग होता। भवदिया, आपकी भवदिया, ये स्त्रीलिंग हो गया। दिव्या भी स्त्रीलिंग हो गया। साधु का साध्वी, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। ये संचालक क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारा क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। तो ए, बी, सी या स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी संचालक का, संचालिका होता तो स्त्रीलिंग होता, और संचालक दिया तो यहाँ आपका पुल्लिंग शब्द है। वाक्य प्रयोग में आप सभी का कर लीजिएगा, तो आपको क्या है, अपना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की पहचान अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है? शोक है, पृथ्वी है, चंद्र है, या परख है। तो तत्सम शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। तत्सम का मतलब हो जाएगा जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको आप तत्सम शब्द कहते हैं। तो कहने का मतलब अगर तत्सम शब्द नहीं पूछ रहा है तो आपको तद्भव शब्द बताना पड़ेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 का सभी उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो परख है ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है, ये हमारा क्या है, आपको तद्भव मिलेगा। और परख का जो आपको तत्सम शब्द मिलेगा वो मिलेगा परीक्षा। ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। वेरी गुड, आप सभी का सही जवाब है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? यानी कि अब जो आपको वो विकल्प की पहचान करनी जिसमें आपको सभी के सभी तद्भव शब्द मिलेंगे। तद्भव शब्द भी होते हैं जो संस्कृत में कुछ बदलाव के बाद हमने क्या है अपनी हिंदी में उनको जगह दी है। आग, जीव, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, या उच्च, दुर्बल, या पुष्प। तो सभी का आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। देखिए, उच्च, दुर्बल और पुष्प। पुष्प क्या है? ये फूल का तत्सम है, तो ये तो होगा नहीं। बरखा, रात, सत्य, तो ये क्या है? देखिए, सत्य जो हो जाएगा वो सच का आपको तद्भव मिलेगा, तो इसका जो तद्भव मिलेगा वो सच मिलेगा। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका बी भी नहीं होगा, सी थोड़ी सी भी नहीं होगा। पत्र, फूल, हाथी, तो देखिए पत्र का जो बन जाएगा वो पत्ता बन जाएगा। तो पत्र क्या है? ये हमारा क्या है? ये तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आग, जीव, घर। तो ये देखिए आग का हो जाएगा अग्नि, जीव का हो जाएगा जीवा, और घर का हो जाएगा गृह। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर के, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। इसी प्रकार से क्या है आपको सटीक उत्तर पर पहुंचना है। अगर आप चाहें तो ऑप्शन एलिमिनेट के माध्यम से भी आप अपने सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को काटा है, ऑप्शन को काटा है, उसी प्रकार से आप क्वेश्चन को काटते रहिएगा। जो सही आंसर होगा वो आपको बाद में मिल ही जाएगा। इससे क्या है, देखिए, आपको दो प्रकार के बच्चे मिलते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, एक बच्चे वो होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि जो बच्चे रट जाते हैं, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, कि उनको क्या है डायरेक्ट आंसर याद होगा। यानी कि अगर कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट होता तो वो क्या करता, उसको ऑप्शन नंबर ए को मान देता और काम खत्म कर देता। लेकिन जो डिलीजेंट बच्चा होगा, डिलीजेंट बच्चा जो होता है वो मेहनती होता है, एक्सपीरियंस होता है। जिसको किसी भी चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो उसको वो क्वेश्चन याद नहीं करता है, ना ही आंसर याद करता है। वो ये करेगा कि इसका आंसर कोई क्यों नहीं होगा। देखिए, जैसे कि उच्च, दुर्बल, पुष्प, ये नहीं हो सकता। बरखा, रात, सत्य, ये भी नहीं हो सकता। पत्र, फूल, हाथी, ये भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर के, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मेहनती तो बनना है, साथ साथ में आपको एक्सपीरियंस भी लेते हुए चलना है, कि आपको यही जरूर पता होना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर आपने ये कर पहचान लिया तो यकीन मानेगा कि आपकी सफलता के लिए आप 2 कदम आगे हो जाएंगे अपने साथी लोग से। तो ऑप्शन नंबर के हमारा सही जवाब बनेगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है, यानी कि आपको वो पहचान करनी है इस विकल्प की जिसमें आपको दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं दिया गया है। दुग्ध है, पेय है, गोरस है या अम्य है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 142 का सटीक उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। देखिए, दूध का मतलब भी दूध से होता है, पेय मतलब भी जो पीने का पदार्थ है दूध से हो जाएगा, और गोरस को भी आप क्या दूध ही बोलते हैं, लेकिन अम्य जो होता है वो आपको अमृत का पर्यायवाची मिलेगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर बनेगा ऑफ नंबर के डी। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपकी अप्रोच बनेगी तो यकीन मानिएगा एग्जाम में क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको भी अपने क्वेश्चन को इसी प्रकार से सोल्व करना है। जो आंसर नहीं होगा उसको तो आपको डेफिनेटली काट देना है, और जो आंसर होगा वो आपको, देखिए आप क्या है किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप 2000 3000 4000 क्वेश्चन याद कर लेंगे, आपका माइंड सीमित है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं कर सकता। इसलिए क्या है आपको मेहनती बनना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादातर बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 143 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर करिए। सापेक्ष का सही विलोम क्या होगा, यानी कि आपके सामने सापेक्ष दिया है, उसको आपको सही विलोम सूत्र पहचानना है। निरपेक्ष होगा, परोक्ष होगा, प्रतिपक्ष होगा या स्पष्ट होगा। तो सापेक्ष का सही विलोम क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर का 143 का आप सही जवाब करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन जाएगा। तो जल्दी से आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है। फटाफट से इसको उत्तर कर देंगे। निरपेक्ष होगा, परोक्ष होगा, प्रतिपक्ष होगा, स्पष्ट होगा। तो 143 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर करके बताएंगे। देखिए, सापेक्ष का जो सही विलोम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। निरपेक्ष हमारा सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगर मैं आपसे परोक्ष का पूछूं, परोक्ष मतलब होता है कि अक्ष के प्रति, यानी कि अक्ष के पर है, लेकिन इसका हो जाएगा प्रति प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन का जो बी का विलोम बनेगा, सही विलोम वो बनेगा प्रत्यक्ष। स्पष्ट का हो जाएगा अस्पष्ट, और प्रतिपक्ष का हो जाएगा पक्ष। ये भी आपको याद रखना है। तो सारे के विलोम मैंने आपको बता दिए। जो क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए हमारा सही जवाब बनेगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 144 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से रीति काल के कवि कौन थे। तुलसीदास थे, कबीरदास थे, वृंद थे कि सूरदास थे। आपको रीति काल के कवि बताने हैं। 144 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे जो रीति काल के कवि थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर के सी। वृंद जो थे ये हमारे रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वृंद रीति काल के कवि थे, और जो आपको तुलसीदास, कबीरदास और जो आपको सूरदास दिए हैं, ये आपको क्या है किस काल के मिलेंगे, तो ये आपको भक्ति काल के कवि मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर के जो ए, बी और डी दिया है ये भक्ति काल के कवि है, और वृंद जो है वृंद कवि ये आपको रीति काल के कवि हो जाएंगे। आपको पता होगा जो बीजक है वो कबीरदास जी की है। सूर सागर, साहित्य लहरी आपको सूरदास की मिलेगी। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली और कवितावली ये क्या है तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो आप ये भी रचनाएं भी साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट स्लाइड पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 155, कामायनी के रचनाकार कौन है। प्रसाद जी हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, या आप बताएंगे सुंदर नंदन पंत हो जाएंगे, या महादेवी वर्मा। तो इनको आपको शॉर्ट शॉर्ट नेम दिए हैं, तो पूरे नेम भी आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे कामायनी के रचनाकार कौन है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हैं। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 45 का सही टिक कर बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है हमारी श्रृंखला में। जितने बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो उनका तो ये सवाल सही होने वाला है। आपको पता होगा जो कामायनी के रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे कि आंसू। आंसू इनकी सबसे पहली रचना थी, ये भी आप याद रखेंगे। आंसू के बाद झरना हो जाएगी, उसके बाद इनकी लहर हो जाएगी, तो आप नोट डाउन करते रहिएगा। इनकी प्रेम पथिक हो जाएगी, और इनकी पुरस्कार भी हो जाएगी, ये भी आप याद रखेंगे। साथ में इसकी आप आंधी भी हो जाएगी, आकाशदीप भी हो जाएगी, चंद्रगुप्त भी हो जाएगी, अजातशत्रु भी हो जाएगी, स्कंदगुप्त भी हो जाएगी, आदि क्या इनकी रचनाएं हैं। तो ये आप सभी याद कर लीजिएगा। कुछ मैंने आपके सामने लिख दिया है, कुछ मैंने आपके सामने बोल दिए हैं, सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपका आंसर मिलेगा आपको एग्जाम में। अगला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निर्देश पृष्ठ संख्या 146 से आपको 150 तक उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिएगा। यानी कि आपको 146 से लेकर 150 तक आपको गद्यांश दिया है, उस पर आधारित आपको सवाल मिलेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे और फिर उसको साथ साथ समझते भी चलेंगे, और उस पर आधारित जो भी सवाल होगा उनको आपको उत्तर देना है।
चलिए अब मैं गद्यांश पढ़ूंगी, साथ साथ आप भी पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी समझते चलेंगे। कि कविता में मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसावदान करते हैं। यह पूज्य नहीं कि पुजारी ही श्रेष्ठ हो, यह सम्मान पाने वाले ही नहीं, सम्मान देने वाले भी महान है। स्वयं पुष्प में कुछ ही नहीं होता, पुष्प की सौंदर्य उसको देखने वाले की दृष्टि में होती है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में यह अद्भुत भारत व्याख्या अजीब सी लगी है और हो सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु की जाति भावना भी नहीं रहती है। कितने ही मुसलमान पहलवानों ने हिंदू चेले रहे हैं और कितने हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यह परख गुण की साधना की प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय आचार विमर्श धर्म के। मुझे पढ़ाया लिखाया था कि एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं उस स्थान पर हूँ जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उसका श्रेय मैं अपने उन्हीं गुरु का है। तो मतलब कि उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति सौम्य होता है वह खुद नहीं होता, जो उसके सामने से उसको सम्मान प्यार मिलता है। जैसे कि हम सुंदर हैं, हमारे लिए उचित नहीं है, देखने वाले की दृष्टि में अगर हम सुंदर है तो वो हमारे लिए महानता साबित होगी। तो उसी पर आधारित ये आपको गद्यांश मिला। चलिए आपको अब 146 से लेकर 150 तक इस गद्य से आधारित सवाल मिलेंगे। तो क्वेश्चन का पहला आ गया है कि कविता में मर्मज्ञ और रसिक कौन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है जो कविता के मर्म को समझकर उसमें रस में डूब जाता है, जो कविता सुनता है या वो कविता याद सुनाकर दाद देता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब क्या बनेगा। तो कविता में मर्मज्ञ रस कौन बनता है, जो कविता की मर्म को समझकर उसमें रस में डूब जाता है। ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। आशा है कि आप सभी का भी गद्यांश संबंधी जो पहला सवाल होगा वो भी सही हुआ होगा। अगला सवाल देखेंगे 147 कि पुष्प की सौंदर्य किसमें होती है, तोड़ने वाले की दृष्टि में, देखने वाले की दृष्टि में, स्वयं फूल में या पाने वाले की दृष्टि में। तो पुष्प की सौंदर्य किसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब क्या होगा, तो आप बताएंगे जो पुष्प की सौंदर्य होती है वो देखने वाले के नेत्रों में होती है। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 47 आप सभी के सामने है कि अच्छा गुरु अपने शिष्य को देखता है जाति तथा धर्म के आधार पर, आचार विचार के आधार पर, भक्ति तथा श्रद्धा के आधार पर, के रूप तथा रंग के आधार पर। जो अच्छे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को किस दृष्टि से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब होगा वे भक्ति और श्रद्धा के आधार पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और गुरु शिष्य का जो धर्म होता है वो भक्ति और श्रद्धा का ही होता है, उनके अलावा ना तो जाति को श्रेष्ठ देते हैं, ना ही रंग रूप, ना ही आचार विचार को देते हैं। ऑप्शन नंबर के सी है हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर बनेगा। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। 149 आपका जवाब है कि पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या है। जो पथ शब्द है उसका उचित समानार्थी शब्द बताना है। मार्ग होगा, भोजन होगा, यात्री होगा, पथिक होगा। तो 149 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जो पथ का उचित समानार्थी शब्द बनेगा वो बनेगा पथिक। यानी कि पथ का विशेषण शब्द जो बन जाएगा वो पथिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर होगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की श्रृंखला का आप सभी के सामने है। मैं चाहूंगी कि जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी इसका सही आंसर करेंगे। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। यह कथन कौन से भाव को प्रकट करता है। गुरु के प्रति घृणा, गुरु के प्रति अपमान, या गुरु के प्रति शिष्य का भाव, या गुरु के प्रति श्रद्धा। तो क्वेश्चन नंबर 150 का तो सही जवाब हो जाएगा। आप बताएंगे गुरु के प्रति श्रद्धा, यह कथन में जो भाव आता है वो गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव आता है। ऑप्शन नंबर के डी ही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 150 तक हमारे सवाल। आपने कितने सही किए उसका आपको रिजल्ट भी मिल गया होगा। अगर आप यहाँ पर 30 प्लस की कैटेगरी में आते हैं तो यकीन मानिएगा आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। अगर आप इससे कम हैं तो थोड़ा विचार करने की आपको ज़रूरत है। तो ये था आज का हमारा 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो हमने हिंदी का कराया है। और ये क्वेश्चन आपको PYQ के फॉर्म में ये पिछले वर्ष मैंने पिछले विगत वर्षों में ये सवाल आए थे जो मैंने आप सभी के सामने रखे हैं। और कुछ ही इसी प्रकार के बेसिस पर आपको सवाल पूछे जाएंगे, इन्हीं पर आपको तैयारी करनी है और इसी प्रकार से आपको पेपर मिलेगा। तो कैसा रहा सेशन, कितना सीखा आपने वो आप सभी को पता होगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना है और बने रहना है अपने इसी परिवार के साथ। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत
आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपने हमारे परिवार को अभी जॉइन नहीं किया है तो प्लीज़ जॉइन कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफ़िकेशन और आपको एक बात और बता दूँ कि हम डेली 6 से 7 क्विज़ आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी देते हैं, तो वहाँ पर आप यहाँ भागीदारी कीजिएगा। ये कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको करंट अफेयर के, जीके, जीएस के, चाहे किसी भी पोर्शन से आपको सवाल वहाँ पर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, आप रोज़ के रोज़ सवाल भी कीजिएगा और अपनी अटेंडेंस भी वहाँ पर दीजिएगा। और चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है और सेशन को शेयर भी करना है। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे आपको क्या है, क्लास को यहीं पर बंद कर देना पड़ेगा। देखिए, एक क्लास के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। अगर आप हमारी मेहनत को सक्रिय नहीं बनाएंगे तो मुझे हार कर क्या है, क्लास को बंद कर देना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, जैसा आपका फीडबैक आएगा उसी पर हम काम करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी की दोस्त आपसे लेती हूँ विदा। मिलती हूँ आपके शाम के 6 बजे के सेशन में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम।